नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कपिल और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मले नीरव। मले जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विश्व खेलों में भारत को शीर्ष 5 में लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी। टेबल टेनिस में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने ताशकंद में आयोजित 29वीं एशियाई यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी में कल से बर्मिंघम में शुरू होगा दूसरा टेस्ट मैच और जाग्रेब में कल से शुरू हो रहे शतरंज टूर रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंद और डी कुकेश पर रहेगी सबकी नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी, जिसका मुख्य उद्देश्य 2047 तक भारत को शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में शामिल करना है। इसके तहत एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे के साथ साथ कोचिंग और खिलाड़ियों के समर्थन के मामले में विश्व स्तरीय प्रणाली तैयार की जाएगी। मले जी, क्या है ये नई नीति? देखिए, जो भारत की राष्ट्रीय खेल नीति थी जो 2001 में बनी थी, अब उसकी जगह ये नई नीति आएगी, खेलो भारत नीति 2025, जो अभी तक खेलो इंडिया में 2018 के बाद अब तक हमने देखा कि किस तरह से ये इस नीति के तहत कितने ज़्यादा संख्या में भारत में खिलाड़ी पहुंचे हैं, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में और पदक मंचों तक पहुंचे हैं। अगर आप देखें, पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो 117 सदस्यीय दल में 28 ऐसे थे जो खेलो इंडिया से निकल कर गए थे और कितने लोगों ने पदक जीते। मनु भाकर का नाम तो भारत का बच्चा जान गया खेलो इंडिया से ही। तो जो प्रतिभाओं को बहुत ही कम उम्र में पहचान कर, उनको तराश कर, उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने और पदक मंच तक पहुंचाने और उनके गले में पदक पड़ता देखकर भारत के अन्य जो युवा हैं उनको भी प्रेरित करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो उसके लिए प्रयास किए हैं स्वयं अपने आप, उन प्रयासों को उसकी पराकाष्ठा होगी जब 2047 में भारत अपने आप को दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ खेलने वाले देशों के बीच अपना नाम देखना चाह रहा है और ये मुझे लगता है होगा। वहीं इसके अलावा इस नीति में 2036 ओलंपिक की जो मेजबानी है भारत उसके लिए भी इच्छुक है, तो उसके लिए भी ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की इच्छा जता चुका है, जिसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों को देश में लाने पर, बड़े पैमाने पर लाने पर जोर दिया गया है। और इस नीति को, जैसा कि आपने आज सुना होगा, केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल संघों, खिलाड़ियों, इस मामले के जितने विशेषज्ञ हैं, खेल विशेषज्ञों और जो इसके बेनिफिशियरीज हैं, उन सबको, जो हितधारक हैं, उनके साथ व्यापक विचार विमर्श की तैयारी है, जिसके आगे इसको बढ़ाया जाएगा, जिसे लेकर बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय खेल नीति पर पेश है एक विस्तृत रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेल नीति देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र की बेहतरी के लिए योजनाओं को तैयार करने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की इच्छा जता चुका है, जिसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों को देश में लाने पर बड़े पैमाने पर जोर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में खेल परिदृश्य को बदलने और नागरिकों को खेल गतिविधियों के साथ सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति का लक्ष्य भारत को दुनिया के शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में शामिल करना है। श्री वैष्णव ने कहा यह नीति प्रतिस्पर्धा लीग और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देगी और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी खेल ढांचे का विकास करेगी। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की, ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों को इससे लाभ मिले। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खेलो भारत नीति
बनी है। पूरे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया गया है जिससे कि सभी का पार्टिसिपेशन हो सके। नई नीति को केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल संघों, खिलाड़ियों, इस मामले के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श का परिणाम बताया गया है। इसके तहत खेल को पर्यटन और आर्थिक विकास से जोड़ा जाएगा। यह दस्तावेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जुड़ने का प्रयास करता है, जिसमें खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। इसका उद्देश्य शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण से तैयार करना है। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। और इसके साथ साथ निजी कंपनियों की अधिक भागीदारी खेलों में और खेल प्रतियोगिताओं में हो, इसके लिए भी कोशिश की जाएगी। इसका भी आह्वान किया गया है और लीग संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में भी खेल मंत्रालय काम करेगा और कर रहा है। तो इस प्रकार से पूरी एक सम्यक नीति है जो सम्यक विकास के लिए, खेल के विकास के लिए बनाई गई है और बहुत अच्छी बात है ये। विद्यार्थियों में फुटबॉल के प्रति रुचि और मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में लगभग 10 लाख फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता के फोर्ट विलियम के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में इस अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल में ही 88,000 फुटबॉल बांटे जाएंगे, जिससे लगभग 15-16 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा। खेल के प्रति अपनी व्यक्तिगत रुचि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एक छोटे स्कूल में केवल एक फुटबॉल उपलब्ध रहने से बच्चे खेल के प्रति प्रेरित हो सकते हैं। स्कूलों के लिए फुटबॉल कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर फुटबॉल के लिए खेल को बढ़ावा देना है। टेबल टेनिस में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने ताशकंद में आयोजित 29वीं एशियाई यूथ चैंपियनशिप में 15 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की सिंगल्स स्पर्धा में चीन की झू कीही को 4-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 15 साल से कम उम्र है, देश का नाम रोशन कर रही हैं और टेबल टेनिस में जहां देखा जाए कि उन्होंने चीन काफी मेजर कॉम्पिटिटर होते हैं चीन के खिलाड़ी, दिव्यांशी भौमिक ने उनसे स्वर्ण छीन लिया। देखिए, जब उदीयमान सितारे आकाश में जगमगाने लगते हैं तो नई उम्मीद बनती है, आने वाली पीढ़ी के लिए नई उम्मीद बनती है और यही नई उम्मीद लेकर आई हैं दिव्यांशी। अभी इतनी कम उम्र है और चीन की झू कीही को 4-2 से हराया, उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। नॉकआउट राउंड में भी चीनी प्रतिद्वंदी के खिलाफ दूसरी जीत के साथ वो खुद को एशियाई चैंपियन का खिताब दिलाने में सफल रही। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब नवंबर में रोमानिया में विश्व युवा चैंपियनशिप होगी तो उसमें इन्हें सीधा प्रवेश मिला है। तो उनके स्वर्ण पदक ने चैंपियनशिप में भारत के शानदार अभियान का जहां एक और समापन किया, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल थे, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी, कम उम्र के ये बच्चे अपना नाम ऊंचा करें, इसके लिए भी एक जमीन तैयार की जा रही है। इस बीच अंकुर भट्टाचार्य और पीबी अभिनंदन की जोड़ी 19 वर्ष से कम आयु के लड़कों की स्पर्धा में पदक से चूक गए। भारत को चयन के मामले में पारंपरिक सोच से अलग हटकर इंग्लैंड के खिलाफ कल से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में बल्लेबाजों की मददगार पिच पर ऐसे गेंदबाजों को चुनना होगा जो पूरे 20 विकेट ले सकें। भारत की कमजोरी रही पिछले मैच में बॉलिंग, उसके अलावा फील्डिंग पर काफी चूक हुई और बल्लेबाजों ने अपना बेहतर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी। अगर कमी नहीं होती तो 370 के आसपास का जब आपके पास आपकी लीड हो और अंतिम पारी में आपके प्रतिद्वंद्वी जब वहां खेलने उतरे और आप उनसे मैच हार जाएं, तो ये तो तय बात है कि कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को लेकर भारत चाहेगा कि 2 स्पिनर्स के साथ इस पिच पे, देखिए इस पिच को अगर आपने ध्यान से इसके मिजाज को देखेंगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि इस पे 11 से 12 मिलीमीटर घास है और उस घास में पैची ग्रास है वो बीच बीच में, और अंदर से पिच सूखी हुई है। हालांकि कल बारिश की संभावना है, इंग्लैंड में बारिश कब हो जाएगी कोई नहीं जानता, कल पूरी संभावना है कि बारिश होगी, मगर इस पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। और क्या भारत 4 बॉलर्स, विशेषज्ञ बॉलर्स के साथ उतरकर और ये रिस्क लेगा, ये खतरा मोलेगा
और क्या जसप्रीत बुमराह को खिलाया जाएगा? मुझे नहीं लगता जसप्रीत बुमराह को, मुझे लगता है अभी उनको विश्राम दिया जाएगा। अभी भारत चाहेगा कि बिना बुमराह के ये मैच जीतकर इसको 1-1 बराबरी पर ले आए और फिर अंत में बुमराह को लेकर आए जब श्रृंखला जीतने की बात हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला टी20 क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज इंग्लैंड के ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में खेले गए पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 97 रन से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी महिला टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में एक पायदान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 की श्रृंखला के पहले मैच में शतक लगाया था। इस मुकाबले में उन्होंने चोटिल हरमनप्रीत कौर की जगह कप्तानी भी की थी। मलेची, भारतीय टीम का एक वुमेन्स जो आज मैच होने वाला है वो कहीं ना कहीं भारत के हक में दिख रहा है, क्योंकि एक तो उनके पास 1-0 से लीड है, ऊपर से मंधाना बहुत अच्छी फॉर्म में है। बिल्कुल, बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और हरमनप्रीत को भी देखा गया है कि वो प्रैक्टिस अभ्यास के लिए आई हैं। खेलेंगी या नहीं खेलेंगी इसका फैसला कहा गया है कि उनकी जो शारीरिक जांच होगी पूरा देखा जाएगा कि वो खेलने की स्थिति में हैं या नहीं है। मगर मंधाना की अगर हम बात करें तो जिस तरह के खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया है और नॉटिंघम में जिस तरह से जीत हासिल की भारतीय टीम ने, उनके जो 112 रन रहे, पहला टी20 शतक 149 अपीयरेंसेस में, जो उनको करियर का बेस्ट रेटिंग पॉइंट 771 तक लेकर गया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए है। क्योंकि ये इतने कम मैचों में अगर आप तीनों विधाओं में, क्रिकेट के हर विधा में आप अपनी शतक जमा लेती हैं, तो दुनिया के उन 5 लोगों में आप अपना नाम, भारतीय खिलाड़ी तो पहली ऐसी हैं जिन्होंने ऐसा किया है। तो अगर आप अभी कुल मिलाकर भारतीय टीम का संतुलन देखें तो हरमनप्रीत कौर खेलेंगी या नहीं खेलेंगी इस पे एक सवालिया निशान छोटा सा है अभी तक, मगर स्मृति हैं, अस्तिका हैं, अर्लीन देओल, ऋचा घोष, क्रांति गौड़, अमनजोत कौर और स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, ये जितने नाम आप लेंगे कोई ऐसा नहीं है जो इस वक्त अच्छा खेल नहीं खेल रहा हो। तो इसलिए भारत को जीत की पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। बैडमिंटन में आज ओंटारियो में कनाडा ओपन 2025 की शुरुआत हो गई है। आयुष शेट्टी पुरुष सिंगल्स में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल में उन्होंने अमेरिकी ओपन में अपना पहला वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ये खिताब ऐसे ही नहीं, एकदम नाम कर लिया है उन्होंने, एकदम स्वर्ण, पूरी दुनिया में उनके नाम की चर्चा है। क्योंकि जो विश्व वरीयता क्रम में 35-36 के आसपास जब आप हों और आप इस तरह से पहला टूर्नामेंट सीजन का 2025 में ये BWF का पहला टूर्नामेंट आप जीतते हैं तो आपसे उम्मीदें बन जाती हैं। और मुझे लगता है कि इस बार आप देखेंगे कि ओंटारियो में जो मार्कम में सब जमा होंगे खिलाड़ी, तो इनसे उम्मीद जो हमने लगाई है वो खाली नहीं जाएगी। क्योंकि जो उन्होंने अच्छा फॉर्म प्रदर्शन जिसका किया उन्होंने, और ये BWF सुपर 300 टूर्नामेंट है जो जिसमें वो 34वीं वरीयता के साथ उतरेंगे, तो मुझे लगता है कि जो पहली जीत उन्हें भारत के नाम पर जो जीत का तमगा देखने को आपको मिला है, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में वो जमकर काम करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात है कि उनके साथ साथ किदम्बी श्रीकांत जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। तो युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अनोखा मिश्रण जो बैडमिंटन में आने वाले दिनों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। एक इसी के तरह हम चलते हैं विम्बलडन ओपन टेनिस में, जहां भारत के अभियान की पुरुष डबल्स की शुरुआती राउंड से होगा, जिसमें रोहन बोपन्ना, यूकी भांभरी, श्रीराम बालाजी और ऋत्विक चौधरी पर यह जिम्मेदारी होगी। देखिए, भारत के जो युगल खिलाड़ी हैं टेनिस में, और अभी तक जो बोपन्ना की बाजुओं में, उनकी टांगों में जो दम है इस उम्र में भी, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई न कोई अचंभा वहां से भी देखने को मिले। भारत के नंबर 1 खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद अपनी शानदार फॉर्म के कारण कल से क्रोएशिया के जाग्रेब में शुरू हो रहे ग्रैंड शतरंज टूर रैपिड एट ब्लिस टूर्नामेंट की तीसरी प्रतियोगिता में प्रबल दावेदारों में से एक होंगे। श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। मले जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।